ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 13 वी आर डूइंग बेसिक कंसेप्ट्स इन डेरिवेटिव्स। मैं आजकल डेरिवेटिव्स के ऊपर बेसिक कंसेप्ट्स करा रहा हूं और मैंने अभी तक 12 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं। स्पेसिफिकली इन द लास्ट लेक्चर नंबर 12 मैंने आई डिस्कस अबाउट द ऑप्शंस। मैंने कुछ ऑप्शंस के बारे में स्टार्ट कर दिया था कि भाई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्या। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 18 लेक्चर्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द 19th लेक्चर। मैंने इससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताए, रिस्क बताया, हेजिंग टूल्स बताए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डिस्कस द केस स्टडी, वी हैव डिस्कस द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव डिस्कस द हाउ वी विल एंटर इनटू फ्यूचर, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, एंड how why it is named as mark to market and what is the process of hedging through future contracts। तो कदम अपने बढ़ाता चल रहा हूं और मैं इस समय लेक्चर नंबर 13 में आ गया हूं। बेटे आज अभी मुझे ऐसा लगता है 4-5-6 लेक्चर्स और होंगे, बिकॉज अभी मुझे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स भी बताना है, अभी मुझे फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स भी बताना है। मैं चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट बेसिक लॉजिक सभी डेरिवेटिव्स का, ट्रेडिंग का बता दूं, सो दैट यू कैन गेट अ पर्टिकुलर नॉलेज। आइए जी, लेक्चर 13 की बात आज हम कर रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 19 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात हम ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 12 में आपको थोड़ा सा रूबरू करा दिया था दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस हैं क्या? ऑप्शन का मतलब चॉइस ही क्यों है? ऑप्शन का मतलब राइट ही क्यों है? ऑप्शन ज्यादा बेटर क्यों है फ्यूचर से? ऑप्शन ज्यादा बेटर क्यों है फॉरवर्ड वायदे से? हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब है वायदा। हम 5 तरह के वायदे डिस्कस कर रहे हैं: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। इफ यू आर ए नॉन कॉमर्स और अ नॉन फाइनेंस, or you are a commerce or a finance guy, or you want to do any particular course or you don't want to do any course, you just want to get a knowledge, कुछ भी इस दुनिया में आप करना चाहते हैं, तो बेटा ये आपके लेक्चर्स, आपका ये बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेरिवेटिव्स जो मैंने 30-35 कंसेप्ट्स आपके लिए रखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्रीशियस हैं और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट पहले तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए जो आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं और मैंने ऊपर लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग के बाद लिखा मैंने बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेरिवेटिव्स। आप भी आज लेक्चर 13 अपने बुक्स में, अपने किताबों में लिख डालें। ला कागज कलम दबात ला, लिख दूं मैं लेक्चर 13 की कहानी। और मैंने बड़ी प्यारी सी बात एक लिखी है कि भाई साहब, अगर आप नॉन कॉमर्स हैं, नॉन फाइनेंस हैं, जो भी कुछ है, अगर आपको डेरिवेटिव्स नहीं भी समझ आया, कोई घबराना नहीं है। मैंने जब किया था तो मुझे भी समझ नहीं आता, पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया, फिर जाके धीरे धीरे बातें पता चलनी शुरू हुई। तो इसलिए मन छोटा नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने कहा है, मैंने एक बात यहां पे लिखी है, नो डिफीट इज फाइनल। ये देखिए क्या लिखा है, नो डिफीट इज फाइनल। अपने हाथों से लिखा है कि आपको मैं कुछ बताऊं, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते, बेटे हार है ही नहीं। किस बात की हार है? आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तब भी आपको ये बड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। वेदर यू आर डूइंग सीएफए यूएसए, सीपीए यूएसए, इंडियन सीए, इंडियन सीएस, इंडियन सीएमए, सीएमए यूएसए, एसीसीए लंदन, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सभी कोर्सेज की कोचिंग देता हूं। और मैं इसलिए, मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट्स देते थे या जो मुझे मैसेज देते थे या मेल्स आती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार इनके बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं कमी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल बनाया, जिसमें 10 मॉड्यूल्स बनाए। आजकल हम इन 10 में से एक मॉड्यूल आपको फ्री देंगे अगर आप हमारे लेक्चर्स लेते हैं। और एक मॉड्यूल में से, 10 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसके 30 या 35 कंसेप्ट्स हैं। मैं ऑलरेडी 18 कंसेप्ट करा चुका हूं। 19 भी लास्ट लेक्चर नंबर 12 में बता दिया था। थोड़ा सा आज और करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, जिससे कि हमारी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाए। मैंने आज तक क्या बताया आपको, मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो मैंने सबसे पहले कहानी शुरू की कि उस दुनिया में रिस्क है, अनसर्टिनिटी है। हम सब अनसर्टिनिटी के माहौल में जी रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के माहौल में जी रहे हैं, कोविड सिनेरियो के माहौल में जी रहे हैं। दोबारा से जापान में कोई प्रॉब्लम आने वाली आ गई है, हो गए 1 साल, भगवान ना करे सब जगह फैले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मन हूं करे, दिल हूं करे, घबराए, अनसर्टिनिटी आप सबको दिख रही है।
वाई वी टेक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, एंड आफ्टर कोविड सिनेरियो हम सब ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपनी कार के भी इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू इंश्योर, वी वांट टू मैनेज, वी वांट टू हेज दैट अनसर्टिनिटी, हम उस अनसर्टिनिटी को हेज करना चाहते हैं। तो मैंने कहानी किस्मत की शुरू की थी रिस्क से। मैंने कहा थी सबसे पहली बात रिस्क होगा, रिस्क होगा तो आपको हेजिंग करनी है, हेजिंग करनी है तो आपको इंटरनल टूल्स या एक्सटर्नल टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स की बात कर दी थी। मैंने कहा था 5 टूल्स होंगे, जिसमें आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड 3-4 लेक्चर्स फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वायदा मतलब जब दुनिया बनी तो वचनों की बात होती थी, बिना एक्सचेंज की बात होती थी, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता था, नो मार्जिन मनी होता था, बैटर रिकवरी होती थी, बैटर्स ज्यादा होते थे, तो वो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमियां थी, कुछ बातें थी, तो धीरे धीरे एक्सचेंज बन गई, एक्सचेंज बन गई तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, स्टैंडर्ड साइज आ गया, स्टैंडर्ड लॉट आ गया, स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, आपका इनिशियल मार्जिन आ गया, मार्क टू मार्केट आ गया, मेंटेनेंस मार्जिन आ गया, हेजिंग का प्रोसेस आ गया। ये सभी बातें आपने वहां पर डिस्कस की और मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ डिस्कस किया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा कि चाहे फॉरवर्ड हो या फ्यूचर है, आपको एज ऑन एक्सपायरी या फॉरवर्ड में फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी और फ्यूचर में आपको इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट का मतलब है कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफसेट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट उसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, दैट इज नेम्ड एज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको हक तो मिल जाएगा, राइट तो मिल जाएगी, बट आपकी मर्जी है, आप वो राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हो तो मत करें, कोई ऑफ सेटिंग की जरूरत नहीं है। वो बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। आज मैं लास्ट लेक्चर नंबर 12 और को कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज बड़ी सारी बातें बतानी है। आने वाले 10, 12, 15 मिनट आपके लिए बड़े प्रीशियस हैं। बेटा कमर सीधी करके बैठना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ईमानदारी से बैठ के पढ़ना चाहिए। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है इस दुनिया में, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। आइए एक छोटा सा ग्राफ हम सब प्रिपेयर करेंगे, और बेटे मैंने बड़ी मेहनत से ये ग्राफ प्रिपेयर किया है, मैंने इसकी स्लाइड्स भी बनाई है। अभी हम देखेंगे, अभी हम लिखेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्या। पहले कुछ बात थोड़ी सी समझ लेते हैं, अपनों से अपनी सी बात हो जाए। मैंने कहा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऑप्शन वायदा। ऑप्शन वायदा का मतलब है कि आप जब किसी से ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेंगे ऑप्शन का या फ्यूचर का, या तो आप अपनी हेजिंग करना चाहते हैं और यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पोजीशन, आप या तो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और you want to hedge. I think we are very much clear on this. Why you want to take a वायदा, why you want to take a derivative? Only there are two objectives. One is either you want to go for hedging or you want to take the benefit of that situation for that knowledge which you have. So the point is, एक था रामलाल, कहानी शुरू हो रही है जी किस्मत की, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ चुके हैं। एक था रामलाल, वो मैंने सफेद रंग का रामलाल बनाया। एक था श्यामलाल, ये पिंक कलर का श्यामलाल बनाया। मैं लिख भी देता हूं इनके नाम। आ कागज कलम दवात ला, मैंने लिख दिए जी राम लाल, राम लाल, राम लाल, ये लिख दिया जी, पिंक कलर से लिख दिया श्याम लाल, श्याम लाल। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है, एक था रामलाल और एक था श्यामलाल। रामलाल को ऐसा लग रहा है कि कोका कोला का जो शेयर है, कोका कोला का जो स्टॉक है, कोका कोला तो आप सब पीते होंगे, कोका कोला का जो स्टॉक है उसका एक शेयर आजकल $450 में मिल रहा है। उसको ऐसा, वो तो मार्केट से देख ही रहा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से या कहीं जहां पे भी वो ट्रेड हो रहा है, एक शेयर कोका कोला का $450 में सेल हो रहा है आज। मतलब स्पॉट प्राइस, आज का भाव $450 है। एक कोका कोला शेयर अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, $450 दो अपने उसको और आप ले लो, फिजिकल मार्केट से ले सकते हो, अपने पास घर में रखो। रामलाल के ऐसा मन में विचार आ रहा है, क्योंकि उसने एनालिसिस किया है कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या उसने बाकी इकोनॉमिकल फैक्टर्स को देखा है, या उसने पेप्सिको को भी एनालिसिस किया है, और उसको ऐसा लग रहा है, किसको ऐसा लग रहा है, रामलाल को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं उसको ये लगने के लिए, हम उन रीजंस में नहीं आ रहे कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में
कोका कोला का ये जो स्टॉक है, जो आज $450 का एक स्टॉक बिक रहा है, इसके भाव बढ़ने वाले हैं, इसके भाव बढ़ जाएंगे। मतलब अब ये $450 का कुछ दिनों के बाद ये 450 का नहीं मिलेगा, 450 से ज्यादा का मिलेगा। ऐसा किसको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, रामलाल को लग रहा है। क्यों लग रहा है? हम उसमें मुद्दे में नहीं जा रहे अभी। मैं खाली आपको अभी ये कहना चाहता हूं कि वो पॉजिटिव है। मैंने लिखा ही इज वेरी मच पॉजिटिव, he wants to have a long position, और he is positive about the bull market। उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट सांड जैसे ऊपर जाएगी। जो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताया था, सांड हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, सांड ऐसे 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 देखता है, तो बुल मार्केट की तरफ जाएगी, मार्केट बढ़ेगी, कोका कोला का एक शेयर बढ़ जाएगा, जो आज 450 का मिल रहा है कल $450 से ज्यादा का मिलेगा। इसका मतलब वो ऐसा उसको क्योंकि लग रहा है, उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है, तो वो इस पोजीशन का बेनिफिट लेना चाहता है विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट। वैसे इसमें वो फिजिकल मार्केट से शेयर्स ले सकता है, अपने घर में रख सकता है 450 में, बट वो बिना इन्वेस्ट किए वो राइट लेना चाहता है, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से अपनी राइट लेना चाहता है, हक लेना चाहता है कि कल अगर सच में ही शेयर्स, कोका कोला का शेयर का प्राइस बढ़ गया तो इसके पास राइट हो कि वो उन शेयर्स को खरीद सके। किसके पास राइट हो? रामलाल के पास राइट हो कि भाई वो शेयर्स खरीद सके, तो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपना कोका कोला के शेयर्स को लेना चाहता है। फॉरवर्ड नहीं, फिजिकल मार्केट से भी नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं, फ्यूचर मार्केट से भी नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से वो इस इन शेयर्स का, इस सिचुएशन का जो भविष्य में उसके हिसाब से आने वाली है उसका बेनिफिट उठाना चाहता है। तो वो क्या करेगा? अगर ऑप्शन के थ्रू जाना है तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा ऑप्शन एक्सचेंज में जिसको ऐसा लग रहा है, और या जो बिल्कुल रामलाल से ऑपोजिट सोच रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक दूसरा व्यक्ति था श्यामलाल। श्यामलाल को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोका कोला का स्टॉक कम हो जाएगा, या कोका कोला का स्टॉक की 450 की जो वैल्यू है उसकी प्राइस कम हो जाएगा, या ऐसा लग रहा है श्यामलाल को कि वो, अब क्यों लग रहा है मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा, तो वो शॉर्ट पोजीशन या वो नेगेटिव व्यू है इन रिगार्ड टू कोका कोला स्टॉक, एंड रामलाल इज ऑफ द पॉजिटिव व्यू। मतलब मैं कह रहा हूं बारिश आएगी, वो कह रहा है बारिश नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कोका कोला का स्टॉक बढ़ेगा, वो कह रहा है कोका कोला का स्टॉक नहीं बढ़ेगा या गिरेगा, ऐसा समझ लीजिए। ऑपोजिट चीजें हैं बेटा, जब ऑपोजिट होता है तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूं, वो कुछ सोच रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेंगे जिसमें रामलाल के पास एक हक आ जाएगा, रामलाल के पास एक राइट आ जाएगी, रामलाल के पास जो भी जितने भी शेयर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितने लॉट साइज का होगा, उतने शेयर्स वो खरीद पाएगा अगर वो चाहे तो। कौन चाहे तो? रामलाल अगर चाहे तो एक फिक्स्ड प्राइस जो आज रामलाल और श्यामलाल ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू एंटर करेंगे, जो वो फिक्स्ड प्राइस फिक्स कर लेंगे, कौन कौन? रामलाल और श्यामलाल, अपने आप या एक्सचेंज के थ्रू? ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू जो प्राइस वो फिक्स हो जाएगा, उस प्राइस को मान लेते हैं $500 पे फिक्स हो गया कि भाई रामलाल श्यामलाल से 3 महीने के बाद, अज्यूम करते हैं कि 3 महीने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने के बाद रामलाल श्यामलाल से 1000 शेयर्स, मान लेते हैं 1000 शेयर्स हैं कोका कोला के उस कॉन्ट्रैक्ट साइज में, लॉट साइज में 1000 शेयर्स $500 के हिसाब से खरीद सकता है अगर रामलाल चाहे तो। मेरी बात को सुनना, अगर रामलाल चाहे तो रामलाल 1000 कोका कोला के शेयर्स, मान लेते हैं रेट तय हुआ $500 का एक शेयर के ऊपर, तो रामलाल चाहे तो ये ले सकता है, उसकी मर्जी है। इट मींस ही हैज द राइट, ही हैज द हक, ही कैन ऑप्ट और ही कैन एक्सरसाइज और ही कैन लैप्स। इसका मतलब श्यामलाल जो श्यामलाल है वो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, वो बेचारा रामलाल की मर्जी पे हां या ना करेगा। रामलाल को अगर खरीदने होंगे तो उसको बेचने पड़ेंगे,
रामलाल कहेगा मुझे नहीं लेने तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। मतलब रामलाल के ऊपर कोई कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपल्जन नहीं है। बट हाँ, श्यामलाल के ऊपर कंपल्जन है, क्योंकि श्यामलाल ऑप्शन सेलर है, रामलाल ऑप्शन बायर है। मैं टेक्निकल बातों में घुस रहा हूं धीरे धीरे, आप कमर सीधी करके मेरी बात को सुनना। मैंने कहा श्यामलाल, श्यामलाल ऑप्शन सेलर है, उसने हक बेचा है। जैसे आप इंस्टीट्यूट में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म डिपॉजिट करके आप हक ले लेते हैं कि आप इस दिन इस समय पेपर देने जाएंगे, आपकी मर्जी आप जाएं या ना जाएं, बट एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट को वो सारे अरेंजमेंट्स आपके लिए करने पड़ते हैं। आपके घर में इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, भाई साहब हमने अरेंजमेंट किया था पेपर देने नहीं आए, वो नहीं आएंगे। बट अगर आप गए तो उनको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, ये अब आपकी मर्जी है। इसी तरह से रामलाल की ऑप्शन है कि वो कोका कोला का स्टॉक एक्सपायरी डेट पे ले या ना ले, वो देखेंगे अभी कब लेगा या कब नहीं लेगा। मैंने कहा रामलाल का नाम है ऑप्शन बायर, श्यामलाल का नाम है ऑप्शन सेलर। पहले बताओ ये समझ आ गया? अच्छा, धीरे धीरे ना हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। ऑप्शन बायर की जगह अगर मैं कह दूं ऑप्शन होल्डर, रामलाल को हम ऑप्शन होल्डर भी कह सकते हैं, श्यामलाल को ऑप्शन राइटर भी कह सकते हैं, श्यामलाल को ऑप्शन राइटर भी कह सकते हैं, श्यामलाल को ऑप्शन राइटर भी कह सकते हैं, रामलाल को ऑप्शन होल्डर भी कह सकते हैं। जिसके पास हक होगा, इसका मतलब वो होल्ड कर रहा है राइट को। यहां तक समझ आ गया? ठीक। मैंने अभी 500 रुपए की बात की, मैंने कहा 500 रुपए में तय हो गया। 450 रुपए का रेट आज चल रहा है स्पॉट मार्केट में, 450 रुपए डॉलर का रेट आज है। आज आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बट एक्सरसाइज प्राइस $500 के बेसिस पे रामलाल और श्यामलाल का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। अच्छा, यहां पर रामलाल को कुछ खरीदना है, यहां पर रामलाल को कुछ खरीदना है, रामलाल को कोका कोला का स्टॉक बाय करना है। तो मैं खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा एक नाम और दे दूंगा, मैं एक और नाम दे दूंगा, मैं कहूंगा ही इज कॉल ऑप्शन होल्डर। अभी तक मैंने कहा था ऑप्शन होल्डर, बट अगर खरीदने की राइट है तो मैं उसका नाम कर दूंगा कॉल ऑप्शन होल्डर। कॉल का हिंदी मीनिंग क्या है? कॉल, आइयो कॉल कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो कोका कोला के स्टॉकों को खरीदने का हक रखता है। तो इसका मतलब है खरीदना है, वो लॉन्ग में जा रहा है, वो पॉजिटिव पोजीशन ले रहा है, इसलिए हमने उसको कह दिया कॉल ऑप्शन होल्डर। आई थिंक मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। इसी तरह से मैं श्यामलाल का नाम अगर डालूं, ऑप्शन राइटर के साथ लिख दूं, मैं और कुछ लिख दूं, मैं कहूं वो कॉल ऑप्शन राइटर है, ऐसा समझ सकते हैं? अच्छा, अभी इसी का ऑपोजिट करें अगर हम, अगर रामलाल को ऐसा लग रहा है, सुनना, देखिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप ध्यान से सुनना तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। थोड़ा सा डायग्राम बनाइए। मैंने $450 लिखे, आज का रेट है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मार्केट तो चली रही होती है जी, मार्केट तो चली रही होती है, हर रोज चल रही होती है। 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो स्पॉट प्राइस है, भाई 3 महीने के बाद हम 3 महीने के बाद पहुंच गए। अब 3 महीने के बाद ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है, एक्सपायरी होगी। अब रामलाल को ये देखना है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता, क्या वो अपनी राइट को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो रामलाल क्या करेगा, 2 चीजों को कंपेयर करेगा। एक तो एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस भी इसका नाम है, जो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से खेलते हैं ना, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। इट मींस दैट प्राइस एट विच ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट। एक ऐसा प्राइस जिसमें वो अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। मैंने अभी अभी माना, अज्यूम किया कि वो $500 होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि वो $500 होगा, तो मैंने रेट्स दे दिए। 450 का रेट दिया स्पॉट मार्केट का T0 में, 500 रुपए का रेट दिया एक्सरसाइज प्राइस, और बेटा ये बड़े सारे रेट्स दे दिए जान के समझाने के लिए कि T3 में
T3 में 3 महीने के बाद मार्केट जब पहुंच गई, मान लेते हैं पहुंच गई, क्योंकि इस दिन अब रामलाल को चूज करना है कि वो राइट अपनी एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो बताइए उस दिन उसको 400 रुपए का रेट है, मतलब वही एक कोका कोला का स्टॉक मार्केट में वो $400 से खरीद सकता है, क्योंकि 3 महीने के बाद स्पॉट प्राइस मार्केट में एक कोका कोला का स्टॉक $400 का है। आप ये बताइए, अगर आप समझदार हो, मैं तो तीसरी क्लास के बच्चे से पूछूंगा बता देगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो थर्ड क्लास का बच्चा बता देगा। आप ये बताइए कि वो मार्केट से खरीदेगा या श्यामलाल से खरीदेगा। बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब, श्यामलाल उसको 500 रुपए में देने वाला है या $500 में देने वाला है, महंगा देगा, और वही चीज उसको मार्केट में $400 की मिल जाएगी। इसका मतलब वो श्यामलाल से नहीं लेगा, इसका मतलब वो अपनी ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेगा, इसका मतलब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, इसका मतलब वो अपनी ऑप्शन को लैप्स कर देगा, अपनी राइट को। कॉल ऑप्शन रामलाल एक्सरसाइज नहीं करेगा अगर $400 का रेट होगा 3 महीने के बाद मार्केट में। अगर, क्योंकि वो 500 से कंपेयर करेगा 400 को, तो अगर वो लेता है श्यामलाल से तो भाई साहब $100 का बैठे बिठाए उसको नुकसान हो जाएगा एक स्टॉक में। क्यों? क्योंकि अगर वो 500 का लेता है और उसी को बाजार में बेचने जाता है, वो तो 400 में बिकेगा। ऐसा समझ लीजिए, या इस तरह से समझ लीजिए कि 400 वाली चीज अगर वो 500 में डॉलर्स में खरीदेगा तो कॉस्ट बढ़ गई या नहीं बढ़ गई उसकी, कुछ भी समझ लीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि $100 का नुकसान हो जाएगा, उसकी जेब से पैसे बाहर जाएंगे। $100 एक स्टॉक के ऊपर, एक कोका कोला के स्टॉक के ऊपर बाहर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं आउट द मनी। अगर वो एक्सरसाइज करेगा और उस एक्सरसाइज करने की वजह से जो उसको नुकसान होगा, करेगा नहीं वो, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर वो एक्सरसाइज करता और एक्सरसाइज करने की वजह से उसको $100 का नुकसान होता तो उसकी जेब से पैसे जाते, इसलिए इसको बोल रहे हैं आउट द मनी। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। बेटे ये 450 का कोई भी रोल नहीं है, आप बस अपना मन, आप बार बार ये पूछ रहे हैं बेटे 450 का कोई रोल नहीं है, 450 का कोई रोल नहीं है। 450 तो स्पॉट प्राइस था 3 महीने पहले, मैंने तभी तो लिखा T0। तो दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक तो एक्सरसाइज प्राइस एट T3 और एक एक्सरसाइज प्राइस तो सेम ही रहेगा T0 में, T1 में, T2 में, T3 में, क्योंकि वो हमने लॉक कर दिया प्राइस। जैसे अमिताभ बच्चन करता है, कहते हैं साहब लॉक कर दें क्या, आपके आंसर को लॉक कर दें, जैसे हमने लॉक कर दिया, हमने $500 का एक स्टॉक को, एक कोका कोला का स्टॉक लॉक कर दिया। मार्केट में आग लगती है, आग लग जाए, मार्केट मंदी होती है, मंदी हो जाए, मार्केट में उछाल आता है, आ जाए, हमने जो वादा किया है $500 में हम आपको कोका कोला का स्टॉक देंगे, इसका मतलब मैं $500 को कंपेयर करूंगा उस दिन, किस दिन, जिस दिन एक्सपायरी हो रही है 3 महीने के बाद, उस दिन स्पॉट प्राइस कितना है। जैसे मैंने पहले सिचुएशन में माना $400, चलिए कोई बात नहीं, दूसरी सिचुएशन में मान रहा हूं कि स्पॉट प्राइस, देखिए एक ही होगा ना, वो तो जान के समझाने के लिए बता रहा हूं, $480 का स्पॉट प्राइस है, $480 का स्पॉट प्राइस है आफ्टर 3 मंथ्स, और उसके पास हक है $500 में वो श्यामलाल से खरीद सकता है। आप बताइए रामलाल को क्या करना चाहिए? क्या रामलाल को श्यामलाल से खरीदना चाहिए? क्या उसको कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए? क्या उसके पास जो राइट टू बाय है वो एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, या उसको लैप्स कर देना चाहिए और मार्केट से खरीद लेना चाहिए? बेटे मार्केट से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि $480 की वो चीज मार्केट में मिल ही रही है। $500 में लेगा तो $20 का तो अभी भी लॉस होगा, अभी भी आउट ऑफ द मनी आ जाएगा, तो उसको नुकसान वाला काम नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस केस में वो ऑप्शन को लैप्स कर देगा, खाली समझाने के लिए। अगर वो करेगा ऑप्ट तो उसको $20 एक स्टॉक के ऊपर का नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। थर्ड
मार्केट में $520 का रेट है, क्योंकि रामलाल यही सोच रहा था कि कोका कोला का स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। उसकी बात सच हो गई, उसका एनालिसिस ठीक हो गया, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसको लग रहा था पैसे बढ़ जाएंगे। आज वही हुआ, वो पागल सा हो गया, डांस करने लगा, मैं बढ़ गया, मेरा कोका कोला, मेरा कोका कोला। तो $520 का बाजार में वो एक स्टॉक मिल रहा है, लेकिन उसके पास, रामलाल के पास, क्योंकि इसके पास कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन है मतलब राइट टू बाय है, इसका मतलब वो खरीद सकता है। एक्सरसाइज प्राइस में ही खरीदना पड़ेगा श्यामलाल से, तो क्या वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, रामलाल अपनी ऑप्शन ऑप्ट करेगा और उसको $20 का फायदा होगा। कैसे भाई? $500 में रामलाल श्यामलाल से खरीदेगा और मार्केट में रेट चल रहा है $520 का। ऐसा मान लेते हैं कि 500 में खरीदेगा और मार्केट में जाके बेच देगा। 500 में डॉलर्स में श्यामलाल से खरीदेगा, मार्केट में जाके बेच देगा। $500 में खरीदेगा, 520 का बेच देगा, तो बैठे बैठाए $20 का प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? तो मैं कहता हूं उसको यहां पर $20 का बेनिफिट होगा, इसलिए मैं यहां पर $20 लिख रहा हूं। बेटे इसका मतलब है उसकी जेब में पैसे आएंगे, इसलिए इसको इन द मनी बोल रहे हैं। पहली दो सिचुएशंस में मैंने बोला आउट द मनी, क्योंकि उसकी जेब से पैसे जा रहे थे। थर्ड सिचुएशन में इन द मनी, क्योंकि अब उसकी जेब में फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो एक्सरसाइज करेगा। इसका मतलब आउट द मनी जब भी होगा, ऑप्शन होल्डर को कभी राइट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इन द मनी जब होगा तो हर समय ऑप्शन होल्डर को राइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ रही है ये बातें। नेक्स्ट लास्ट केस, अगर $550 होगा, आप बताइए, $500 का भी दो केस हो रहे हैं। अगर 550 का रेट हो स्पॉट मार्केट में T3 में, तो क्या करेंगे? बेटे अगर 550 का होगा तो बड़ी अच्छी सी बात है, बाजार में वही चीज $550 की मिल रही है और रामलाल के पास हक है, राइट है, साडा हक, एथे रख। वो चाहे तो वो $500 की श्यामलाल से राइट एक्सरसाइज करके एक स्टॉक 500 के हिसाब से ले सकता है और मार्केट में जाके 550 में बेच सकता है। तो बताइए बैठे बैठाए उसको $50 का बेनिफिट हो गया या नहीं हो गया? तो बेटे इसकी जेब में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैंने लिख दिया जी इन द मनी। मैंने ये दो केसेस बताए आउट वाले, आउट द मनी, और ये दो केसेस बताए इन द मनी। भाई साहब अगर आप नहीं लिख रहे तो आप महा बेवकूफ हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर है तो और महा बेवकूफ हो। भाई साहब लिखेंगे तो बातें समझ आएंगी, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। सारा खेल सोच का है कि अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होता, ऐसे 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 ऐसे। बेटे ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सोचना है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आप तभी ट्रेडिंग कर सकते हो, तभी तो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट लोगे, तभी तो अमीर बनोगे, तभी तो पेपर क्लियर होगा। आइए आइए, मैं लास्ट केस की तरफ आ गया। $500 का रेट मार्केट में भी है, 3 महीने के बाद जो स्पॉट प्राइस है वो $500 का ही है कोका कोला स्टॉक का, और रामलाल के पास खरीदने का हक श्यामलाल से $500 का ही है, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस $500 ही है, स्ट्राइक प्राइस $500 ही है। अब आप ये बताइए रामलाल को क्या करना चाहिए? बेटे पहली बात, जब एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरेशन, spot price after 3 months, when exercise price इस केस में $500 है, and when spot price on expiration, लास्ट केस में मैंने स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरेशन, स्पॉट प्राइस आफ्टर 3 months भी $500 लिया है। जब ये भी $500 है और ये भी $500 है तो उसको वो क्या होगा, वो इनडिफरेंट हो जाएगा। मतलब उसको कहीं पे भी कुछ ऐसा कोई है नहीं कि प्रॉफिट लॉस होगा,
मतलब वो अगर श्यामलाल लाल से ले या मार्केट से ले, ही इज इनडिफरेंट। इस सिचुएशन को बोलते हैं, क्योंकि ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी जीरो लॉस भी जीरो, उतने में ही खरीदेगा उतने में ही बेच देगा। जब उसको प्रॉफिट या लॉस जीरो हो रहा हो तो बेटे इसको बोलते हैं एट द मनी। आराम से, इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटे एट द मनी। मैंने बेटे 3-4 बातें बता भी दी बातों बातों में, आप पहले लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटे। अभी हम यहां देखेंगे ना, कॉल ऑप्शन में अभी सीखेंगे। अभी हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कंसेप्ट 19 बताया था। इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब है वायदा, ठीक है जी, विद अ चॉइस, जिसके साथ एक चॉइस है, विद अ ऑल्टरनेटिव, with a right. It is a contract in which seller of the contract grants the buyer, मतलब जो सेलर, जो मैंने श्यामलाल लिया था, श्यामलाल ने रामलाल को एक हक दे दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्यामलाल ऐसा क्यों करेगा, श्यामलाल को तो हमेशा लॉस ही होने वाला है। नहीं बेटे, अभी बताऊंगा। आप ये बताइए, जब रामलाल एक हक ले रहा है, एक राइट ले रहा है कि वो चाहे तो कोका कोला का स्टॉक ले सकता है, तो श्यामलाल को वो कुछ कंसिडरेशन में देगा, तभी श्यामलाल मानेगा। नहीं तो ऐसा क्यों मानेगा श्यामलाल, सोचने की बात है। आप लॉजिकली बताओ, अगर आप श्यामलाल हो, जब तक आपको कुछ फायदा ना हो रहा हो, या जब तक आपको गुलाब जामुन ना दिया जाए, आप क्यों मानोगे? इसका मतलब रामलाल ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर को कुछ गुलाब जामुन देगा, गुलाब जामुन देगा कि भैया तू चुप रहियो, मैं जैसा कहूं वैसा ही करियो। जो भी गुलाब जामुन देगा, कौन देगा? जिसके पास राइट आ रही है, जो होल्डर है। किसको देगा? ऑप्शन राइटर को, जिसके पास, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस गुलाब जामुन का नाम है ऑप्शन प्रीमियम। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अभी जान के मैंने जो एग्जांपल दिया था रामलाल का, श्यामलाल का, उसमें ऑप्शन प्रीमियम नहीं बताया मैंने कि इतनी सारी चीजें एक साथ बता दूंगा तो आप घबरा जाओगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा। आप लिखते जाओ ना, कमर सीधी रखो ना, आप ढीले मत बनो, मोबाइल फोन मत देखो यार। 5-10 मिनट की तो बात रह गई है, अभी 1-2 क्वेश्चंस भी कराने हैं। ये देखो, आप पता कि मैंने क्या क्या नहीं सोचा यार आपके लिए। आप ये देखो ना, मैंने आपके लिए अभी कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जिससे आपको लॉजिकली बातें समझ आएंगी, है ना। फिर अगर मैं चाहता तो नहीं भी कराता यार। बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव के लेक्चर्स हैं और फ्री में मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट इस लेक्चर को सिंसियरली देखें, है ना। तो आइए, एक बार मैं चाहता हूं कि अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखी, लेक्चर 12 नहीं किया, तो ये वाला लेक्चर में आप इसको लिख लें। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स द बायर क्या? राइट टू बाय। मैंने अभी तक आपको बाय की राइट का ही बताया। राइट टू बाय का मतलब है कि उसके बाद उसका मतलब है कॉल ऑप्शन होल्डर। आराम से लिख लो। मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया रामलाल का इन रिगार्ड टू कोका कोला स्टॉक, इट इज कॉल ऑप्शन होल्डर। मतलब बाय की जगह हम कॉल लिख देंगे। कॉल का मतलब ही क्या होता है? आप किसी को बुला रहे हो ना, तो कॉल हो गया। आप कहते हो रख दो, उसको बोलते हैं पुट। तो सेल की अगर राइट होगी तो उसको बोलेंगे पुट। अगर वो राइट टू सेल देगा तो उसको बोलेंगे पुट। आराम से, आराम से बेटे, बेटे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से हिम्मत से काम चलना है। मैंने कहा ये है राइट टू बाय और ये है राइट टू सेल। राइट टू बाय, राइट टू परचेस, राइट टू सेल। इट मींस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको अब ये ढूंढना है कि आपके पास खरीदने का हक है या बेचने का हक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि रामलाल को ऐसा लगे कि भाई आने वाले दिनों में प्राइस कम हो सकता है। $450 का आज है, कल $300, $250 का हो सकता है। अब क्यों लगे उस पर नहीं जा रहे,
तो वो क्या करेगा उस केस में, जब वो नेगेटिव होगा रामलाल पोजीशन में, जब वो बियर मार्केट की पोजीशन में होगा, जब उसको लग रहा होगा कि भालू जैसी मार्केट होगी, जब उसको लग रहा होगा कि मार्केट गिर जाएगी, तो बेटे उस केस में वो बेचने का हक लेगा। क्यों? क्योंकि वो राइट टू सेल है उसके पास। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो वो राइट, जब मार्केट गिरती है ना, तो वो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए बेचने का हक ले लोगे। जब मार्केट बढ़ती है, ऊंचाइयों में जाती है, तो आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए खरीदने का हक ले लोगे। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। अभी और समझ आया, मैं केस स्टडी कराऊंगा। आप पहले लिखिए, राइट टू बाय, राइट टू परचेज कौन दे रहा है? राइटर। किसको दे रहा है? होल्डर को। किस बात की राइट दे रहा है? या तो खरीदने की या बेचने की। अभी तक जो मैंने केस स्टडी की उसमें खरीदने की बात की। आप बेचने की राइट भी ले सकते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि मार्केट में और रेट गिर जाएगा, तो आप एक रेट को सिक्योर कर सकते हैं कि मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा या इससे ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। तो होल्डर अपनी अनसर्टेनिटी को हेज कर सकता है और राइटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब राइटर ऐसा क्यों कर रहा है, अभी उस चर्चा के मुद्दा में नहीं जाते। क्या पता राइटर को ऐसा लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है। और दूसरी बात, वैसे भी उसको ऑप्शन प्रीमियम तो मिल ही रहा है, ऑप्शन उसको इनकम हो रही है, और ऐसे वो हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा ऑप्शन होल्डर्स के साथ। तो अल्टीमेटली ही विल बी एट अ बेनिफिशियल पोजीशन। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। आगे देखिए, आगे लिखिए जी, आगे लिखिए, क्या खरीदा जाएगा या क्या बेचा जाएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में? मैंने कहा जी कोई भी अंडरलाइंग एसेट, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी बेच देंगे। कुछ भी का मतलब है कि जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा होगा, मतलब कमोडिटी बिकती है, गोल्ड बिकता है, मेटल्स बिकते हैं, ऑयल बिकती है, फॉरेन एक्सचेंज बिकता है, स्टॉक बिकता है, जो जो भी मैक्सिमम आप सोच सकते हो वो सब बिकता है। तो कुछ भी खरीदने की राइट या कुछ भी बेचने की राइट ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर से ले सकता है, और बदले में उसको वो ऑप्शन प्रीमियम देगा। अब ऑप्शन प्रीमियम दे दिया तो दे दिया, आपने एग्जामिनेशन फीस दे दी तो दे दी, आप पेपर देने जाओ या ना देने जाओ, हम रिफंड नहीं करने वाले। सीएफए वाले, एसीसी वाले, सीपीए वाले, सीएमए वाले रिफंड नहीं करते। इसका मतलब वो संक कॉस्ट है, इसका मतलब वो होल्डर के लिए कॉस्ट है, इसका मतलब राइटर के लिए, सेलर के लिए वो इनकम है, वो गुलाब जामुन है। कौन दे रहा है गुलाब जामुन? होल्डर। किसको दे रहा है? राइटर को। इसका मतलब आप चाहे एक्सरसाइज करो या ना करो, राइट लेने के लिए जो कॉस्ट है उसका नाम है ऑप्शन प्रीमियम। इट इज टू बी पेड बाय होल्डर टू राइटर। होल्डर देगा राइटर को। कॉस्ट एक्सपेंस फॉर होल्डर, इनकम फॉर राइटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एट स्पेसिफिक प्राइस, अच्छा एट स्पेसिफिक प्राइस जो हमने अभी एक लिया था, इसको स्पेसिफिक प्राइस का नाम है एक्सरसाइज प्राइस, और इसको प्यार से हम स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। जो मैंने आपको कैरम बोर्ड का एग्जांपल दिया था, स्ट्राइकर, स्ट्राइक प्राइस भी कह सकते हैं उस स्पेसिफिक प्राइस को, जो मैंने अभी $500 का अज्यूम किया कि एक प्राइस, एक स्टॉक कोका कोला का 500 में एग्री हो गया एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा होगा तो T0 में ही हम उस प्राइस को फिक्स कर देंगे। ठीक है जी, आगे लिखिए। द पर्सन हु एक्वायर्स द राइट, जिसके पास वो राइट आएगी उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर या ऑप्शन होल्डर, कुछ भी कह सकते हैं। नाउ ही कैन हैव टू टाइप्स ऑफ राइट्स। ईदर ही विल हैव अ राइट टू बाय, या तो उसके पास राइट टू बाय होगी और या उसके पास राइट टू सेल होगी। इसका मतलब इसके पास दो तरह की राइट्स हो सकती हैं होल्डर के पास। तो अगर बाय की राइट होगी तो उसको कॉल ऑप्शन होल्डर बोल देंगे, और अगर सेल की राइट होगी तो उसको पुट ऑप्शन होल्डर बोल देंगे। कॉल और पुट का नाम का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलिए। द पर्सन हु हैज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज नेम्ड एज ऑप्शन राइटर
और ऑप्शन सेलर। ठीक है जी, लिख लीजिए, हमारे केस में श्यामलाल ऑप्शन राइटर था या ऑप्शन सेलर था। ऑप्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये मैं अभी अभी बता भी चुका हूं। दो प्रकार की ऑप्शंस हो सकती हैं, मतलब आपके पास दो तरह के राइट्स हो सकती हैं, या तो खरीदने की राइट और या बेचने की राइट। खरीदने की राइट, खरीदने 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 की राइट को कॉल ऑप्शन बोलते हैं। जो मैंने एग्जांपल अभी अभी लिया था कि रामलाल को ऐसा लग रहा है कि कोका कोला का स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसने खरीदने की राइट ली थी। मैंने जो एग्जांपल कराया था उसका कॉल ऑप्शन का एग्जांपल था। ठीक है सर। बेचने की राइट, बेचने की राइट, अगर वो बेचने की राइट लेना चाहता है तो वो जनरली बेचने बेचने, इसका मतलब जब वो खरीद रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है आने वाले टाइम में, कि मार्केट में बुल फेस आने वाला है। और अगर वो बेच रहा है तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो अपनी दिमाग में बियर है या नेगेटिव है, उसको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में पैसे गिरेंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आओ बेटे, बेटे ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा जो अब एक एक लाख रुपए देकर भी ऑप्शंस में नहीं समझ सकते। 10-10 बार रिपीट करूंगा, आपको लॉजिकली समझ आएगा। अगर आप ईमानदारी से लिखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, 101% समझ आएगा। दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ना समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंसेप्ट 19 में ही बाय कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है, पता है आपको, फिर भी लिखिए। मैं कह रहा हूं ना, अगर नहीं पता फिर भी लिखिए, पता तो फिर भी लिखिए। बाय कॉल ऑप्शन, बाय कॉल, कॉल का मतलब है बुलाना। ओ आजा, 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 बुलाने का मतलब है बुलाना, कॉल। बाय वी मीन राइट टू बाय। बाय पुट ऑप्शन, पुट का मतलब क्या है, रखना। बाय पुट ऑप्शन, बाय पुट ऑप्शन वी मीन राइट टू सेल, हम बेचना चाहते हैं। अब आइए जी, लिख लीजिए बेटे, एक दो बातें हो रहे हैं, फिर उसके बाद मैं उस केस स्टडी में आऊंगा रामलाल वाली में। बेटे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पार्टीज, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको समझ आ चुका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। कितनी मेहनत रही होगी कि मैंने बेसिक कंसेप्ट के लिए भी स्लाइड्स बनाई, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, ब्लेजर पहन के फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं खड़े होकर, कि आपको समझ आ जाए। आप मेरी भावना को देख ही नहीं रहे और आप ढीले ढीले बैठे मोबाइल फोन को देख रहे हैं, कभी झुक जाते हैं, कभी टेबल, कभी कभी बेड में बैठ के पढ़ते हैं, टेबल चेयर में बैठ के कमर सीधी करके पढ़ लो। कॉल ऑप्शन में मैंने कहा एक होता है कॉल बायर होल्डर, एक होता है कॉल सेलर राइटर। सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। पुट ऑप्शन में पुट बायर होल्डर, पुट सेलर राइटर। इसमें कॉल होल्डर हो या पुट होल्डर हो, इसमें इसके पास राइट होती है, हक होता है। साडा हक एथे रख हक है, चाहे वो कॉल है या पुट है। अगर वो होल्डर है तो उसके पास बेचने की या खरीदने की का हक होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसकी राइटर के केस में, राइटर के केस में, राइटर के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ये बताइए कि अगर मैं एक चेहरा बनाने लगूं राइटर का और एक चेहरा बनाने लगूं होल्डर का, तो किसका चेहरा मुस्कुराता आप बनाएंगे और किसका रोता हुआ बनाएंगे? ये देखिए, मैंने दोनों की आंखें बना दी। इसका चेहरा तो मुस्कुराता हुआ बनाएंगे और इसका चेहरा, राइटर का चेहरा रोता हुआ बनाएंगे। कोई बच्चा है जो बता सकता है कि भाई राइटर का चेहरा रोता हुआ क्यों बनाएंगे और होल्डर का चेहरा हंसता हुआ क्यों बनाएंगे? आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मैं आगे चला, मैंने टाइमलाइन और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाई। देखिए मैंने कितनी मेहनत की होगी, एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। मैंने कहा ये T0 है, जो अभी मैंने रामलाल की बात की थी, जो $450 का मैंने रेट रखा था, वो T0 को ही तो था। और T3 में, अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस जो मैंने $500 रखा था, आपको याद आ रहा है या आपको नींद आ रही थी उस समय मैंने जब एग्जांपल दिया था? $500 का एक्सरसाइज प्राइस है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ उसने, क्या, किसने, रामलाल ने श्यामलाल को गुलाब जामुन दिया होगा, और गुलाब जामुन का क्या नाम होगा?
आपने कभी गुलाब जामुन खाया है? बेटे गुलाब जामुन का नाम है ऑप्शन प्रीमियम। गुलाब जामुन का नाम है ऑप्शन प्रीमियम। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे हैं। मतलब जो खर्चा है रामलाल के लिए और जो इनकम है किसके लिए? इस रोते हुए व्यक्ति के लिए, श्यामलाल के लिए। ठीक है जी, बनाइए बेटे। बेटे मैं कह रहा हूं आप टाइमलाइन बनाएं, आपको समझ आएगा। देखो मैंने वैसे भी बना दिया। बायर ऑफ राइट, ये हंस रहा है, हंस रहा है क्योंकि इसकी मर्जी, ये चाहे जो भी करे। ये रो रहा है क्योंकि इसको वही करना पड़ेगा जो वो कहेगा। तो बायर ऑफ राइट, राइट टू बाय, राइट टू सेल। आई थिंक आप समझ रहे हैं। बेटे बनाओ बनाओ। मैं आगे आ गया जी। मैं जनरली ये कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, जैसे इन्फोसिस का मैंने एग्जांपल दिया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो सामान बेचते हैं तो उनको फॉरेन एक्सचेंज आती है। तो एक्सपोर्टर्स की जनरली बाइंग पोजीशन, जनरली स्ट्रांग पोजीशन, जनरली पॉजिटिव पोजीशन, बाइंग ऑप्शंस लेते हैं। ये वैसे नहीं भी लिखे हैं तो चलेगा क्योंकि अभी हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। यहां पे आ जाइए। ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम दो नाम है जी। ऑप्शन प्रीमियम जो गुलाब जामुन के दो नाम है। कौन देता है गुलाब जामुन? होल्डर। किसको देता है? राइटर को, सेलर को। तो ऑप्शन प्राइस भी कह सकते हैं और ऑप्शन प्रीमियम भी कह सकते हैं। इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन एंड इज पेड बाय द बायर। बायर हमारे एग्जाम्पल में था रामलाल, टू द राइटर हमारे एग्जाम्पल में था श्यामलाल, और द सेलर ऑफ द ऑप्शन। लिख लें बेटे, लिख लें। ऑप्शन प्रीमियम इज अ एक्सपेंस। बेटे बड़ी प्यारी प्यारी बात लिखी है। ऑप्शन प्रीमियम इज द एक्सपेंस। ऑप्शन प्रीमियम इज द एक्सपेंस। मैंने कहा ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंस है। किसके लिए? होल्डर के लिए, जिसके पास राइट है। रामलाल के पास राइट है तो रामलाल के लिए ये क्या है? ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंस है क्योंकि उसको देना पड़ेगा और ये संक कॉस्ट है, ये वापस नहीं मिलेगा। जैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, भगवान ना करे आपको कुछ हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम आपने नहीं लिया तो इंश्योरेंस प्रीमियम वापस थोड़ी मिल जाएगा। वो तो इनकम हो गई इंश्योरेंस कंपनी की। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम इसलिए दिया था कि कल भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे हो वो कंपनी पे करे। तो आपने एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसे है। मतलब आप चाहें, भगवान ना करे आपको कुछ हो, मैं तो कहता हूं कुछ हो तब भी आपकी मर्जी, आप क्लेम लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें ना लें। बट द पॉइंट इज आपको वो जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो नहीं वापस मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से ऑप्शन प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलेगा। आप कौन? होल्डर। होल्डर कौन? रामलाल। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। फॉर परचेजिंग द शेयर ऑप्शन प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। बड़ी प्यारी सी बात है जी। नॉन रिफंडेबल, आप पेपर दो या ना दो, मर्जी आपकी, हम वापस नहीं करने वाले पैसे। इट इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। इट इज वन टाइम पेमेंट फॉर परचेजिंग द राइट, एक बार खरीदने की राइट है। इट इज अ संक कॉस्ट, डूबी हुई कॉस्ट, दे दी तो वापस नहीं आएंगे। इट इज अ संक कॉस्ट whether holder exercise or not. This premium has no relevance. This premium has no relevance. भाई साहब आप ये बताओ कि आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी इंस्टीट्यूट में, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट की बात करें सभी रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। अब आप आगे कंटिन्यू करो ना करो, इंस्टीट्यूट को क्या लेना है देना है, उसको कहता है वे तो रजिस्ट्रेशन फीस मिल गई। तो मैं कहूंगा रजिस्ट्रेशन फीस एक संक कॉस्ट है, डूबी हुई कॉस्ट है, जिसमें से आपको कुछ भी अब वापस नहीं मिलेगा। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल उसी तरह से ऑप्शन प्रीमियम एक डूबी हुई कॉस्ट है जिसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी मैंने अमेरिकन ऑप्शन और पुट ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन के बारे में बताना है। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा। पहले आप ये बताओ क्या आपने यहां तक समझ लिया था? ठीक है सर, समझ लिया था। मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज प्राइस, स्पॉट प्राइस की बातें बता दी, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बातें बता दी, इन द मनी आउट द मनी की बातें बता दी। अब लास्ट पॉइंट है अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। सुन ले, मैंने अभी अभी आपको एक बात बोली
कि रामलाल के बीच में और श्यामलाल के बीच में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मतलब इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी डेट 3 महीने की थी। इसका मतलब रामलाल अपनी राइट को एक्सरसाइज करना है या लैप्स करना है, वो इन 3 महीने के बाद ही कर सकता है। मतलब इस दिन ही कर सकता है। जिस दिन 3 महीने हो जाएंगे वो सुबह सुबह उठेगा और नहाएगा धोएगा, भगवान की पूजा करेगा। उसी दिन ही उसके पास हक एक्सरसाइज करना है या हक एक्सरसाइज नहीं करना, उसको उसी दिन ही निर्णय डिसीजन लेना होगा। ऐसी ऑप्शन को बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन। इट मींस if the holder has the option, has a right to exercise or to lapse only on the expiry date, it is European option। बट मैं अगर आपको एक चॉइस दे दूं कि भाई आप इस दिन भी एक्सरसाइज कर सकते हो, इस दिन भी 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 कर सकते हो, आप जैसे मर्जी एक्सरसाइज करो। जैसे चेस में मैंने कहा था, वजीर हाथी की चाल भी चल सकता है, घोड़े ऊंट की चाल भी चल सकता है, घोड़े की छोड़कर सारी चालें चल सकता है। इसका मतलब अगर मैं आज आपको एक राइट दे दूं कि भाई साहब आप कभी भी इन 3 महीनों में, थर्ड मंथ में, मतलब थर्ड मंथ में, सेकंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में, बीच में कभी भी कहीं भी अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो भाई साहब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का नाम है अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लॉजिकली सोच के बताइए कि ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम होल्डर को किस कॉन्ट्रैक्ट में देना पड़ेगा, अमेरिकन ऑप्शन में या यूरोपियन ऑप्शन में। बट नेचुरल है बेटे अमेरिकन ऑप्शन में, क्योंकि आपके पास ज्यादा चॉइस है, आपके पास जब प्रॉफिट होगा आप तब एक्सरसाइज, तब अपनी डिसीजन ले सकते हो। तो यही केस है ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन का और यूरोपियन ऑप्शन का। एक बार लिख लें लास्ट कंसेप्ट आज के लेक्चर का बेटे, फिर एक क्वेश्चन कराना है फिर चलेंगे। अमेरिकन ऑप्शन बेटा कंसेप्ट नंबर 20 है, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, 19 हम लिख चुके हैं। अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है जी। तो मैंने लिखा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू ईदर अमेरिकन और यूरोपियन, कुछ भी कह सकते हैं, या तो अमेरिकन होंगे या यूरोपियन होंगे। ज्यादा अच्छे अमेरिकन होते हैं, क्योंकि अमेरिकन में हम एक्सपायरी डेट से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी डिसीजन ले सकते हैं। बट यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी डेट होगी तभी लेते हैं। ठीक है जी। तो आइए एक पॉइंट और लिख लें अमेरिकन की शान में। इफ द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज राइट टू बाय और सेल एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी, कभी भी कर सकता है अगर एक्सपायरी से पहले, कभी भी कर सकता है अगर एक्सपायरी से पहले, देन इट इज नेम्ड एज अमेरिकन ऑप्शन। आराम से लिखेंगे बेटे, मैंने बड़ी मेहनत करके एग्जांपल्स बनाए, चीजें बनाई, भले ये बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये अटेंड करके अपने मेन लेक्चर्स में आ गए, मेन अपने डेरिवेटिव्स के उसमें आए, तो बेटे ज्यादा समझ आएगा, आप डांस करते करते वो कर डालोगे। ठीक है जी। आइए अब मैंने लिखा इफ द होल्डर कैन एक्सरसाइज, अगर होल्डर एक्सरसाइज कर सकता है ओनली, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट, खाली एक्सपायरी डेट में ही कर सकता है, देन इट इज नेम्ड एज यूरोपियन ऑप्शन। लिखना बेटे, लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं फीचर्स ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये वैसे मैंने बता दिए, स्टिल थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक बार नजर मार लें। कॉल बायर, कॉल सेलर, ठीक है जी। अभी नहीं कर रहे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक छोटा पहले क्वेश्चन करा दूं, है ना। फीचर्स ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर पे ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। फिर मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बना के दिखाऊंगा। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी मैंने बता ही दिया आपको। तो एक बात छोटी सी लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, एन ऑप्शन होल्डर विल ऑलवेज एक्सरसाइज हिज राइट व्हेन बाय एक्सरसाइजिंग हिज राइट इट प्रोवाइड्स हिम अ बेनिफिट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि $520 का रेट हो गया,
$550 का रेट होगा जो रामलाल श्यामलाल का करा हमने कोका कोला के स्टॉक के लिए, तो उसको ऑप्ट करने से उसको फायदा ही होने वाला है। तो जब फायदा होगा उसके जेब में पैसे आएंगे तो उसको बोलते हैं इन द मनी, और इन द मनी में वो अपनी राइट को एक्सरसाइज जरूर करेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने कहा 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती है जो अभी अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस की, यहाँ पे डिस्कस की थी ना, ये थी ना 400, 480, 520, 550, 500, तो मैंने कहा था ये आउट द मनी है, ये इन द मनी है, एट द मनी है। तो आज बेटा देखो कितनी मेहनत है, हैंड रिटन से समझाया, केस स्टडी से कराया, कहानी बताई, अब आपको स्लाइड दिखा रहा हूं। ये देखो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी, 3 हो सकती है। इन द मनी का मतलब क्या लिखना चाहिए, लिख सकते हैं एन ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी, एन ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी, एन ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी if by exercising the option it will bring about gain. An option is said to be out the money if by exercising it will result in a loss. I think everything is clear. मैं पूरा क्लियर कर चुका हूं, और जब प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो तो उसको बोलते हैं एट द मनी। ठीक है जी, स्ट्रैटेजीज बाद में देखेंगे। आइए मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा एक क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा और लॉजिकली क्लियर कर दें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज के लेक्चर में मैंने आपको कॉल ऑप्शन ही बताया, और मैं चाहता हूं कि आपको होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए और आराम से मुझे बताइए। द इन्फोसिस स्टॉक इज सेलिंग एट ₹5,000। इसका मतलब आज इन्फोसिस का स्टॉक T0 में, आज इन्फोसिस का स्टॉक T0 में $5,000 का, $500 का हम देख रहे हैं कि मार्केट में रेट है। ठीक है जी, $500 का रेट है, बहुत ही बढ़िया। $500 का रेट है, आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। मिस्टर एक्स हैज अ नेगेटिव व्यू, वो कहता है कि मेरे को नेगेटिव व्यू है। मिस्टर एक्स को लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन्फोसिस का स्टॉक गिर जाएगा, मतलब 5,000 से रेट कम हो जाएंगे। सो ही डिसाइड्स टू गो थ्रू ऑप्शन रूट। बेटे वैसे फॉरवर्ड रूट से जा सकता है, फ्यूचर रूट से जा सकता है। टू टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, उसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, या उसने एनालिसिस किया है, या उसको इंट्यूशन है, या जो कुछ भी है, हमें उसमें नहीं जाना, बट ही हैज अ नेगेटिव व्यू। ठीक है सर, कि ₹5,000 का बिक रहा है आज, इसका मतलब आने वाले दिनों में 4,000 हो सकता है, 3,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव व्यू है, और वो इसका फायदा उठाना चाहता है। तो आप ये बताओ वो कॉल ऑप्शन लेगा या पुट ऑप्शन लेगा, सोचने की बात है। चलिए नीचे पढ़ते हैं। ही बायज ऑप्शन फ्रॉम मिस्टर ए विच विल एंटाइटल हिम टू सेल। बड़ी सिंपल सी बात है जी, जब वो मार्केट में नेगेटिव हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो बियर मार्केट सोच रहा है, तो उसको पता है मार्केट गिर जाएगी, इसका मतलब वो अपने पुट ऑप्शन लेगा, मतलब सेलिंग की राइट लेगा, इसका मतलब राइट टू सेल लेगा, इसका मतलब उसके पास अगर राइट टू सेल होगी तो बढ़िया रहेगा। ऑन और बिफोर दिस, ऑन मतलब या तो वो दिसंबर में या उससे पहले भी अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। 450, 4,500 पर शेयर, फॉर विच ही हैज टू पे ₹200 पर शेयर। आराम से बेटे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बेटे लॉजिक्स क्लियर होंगे, बातें समझ आएंगी, और धीरे धीरे बेटे जब आप कार ड्राइविंग सीखते हो तो क्या एक दिन में कार चलाना आ जाता है? प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन एंड प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन बोथ परफेक्ट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, भले थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया तो क्या हो गया। ये देखिए जी, आपको क्या क्या बताना है इसमें। पहली चीज आपको ये बतानी है कि ये ऑप्शन कौन सी है, टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सी है, मतलब कॉल है या पुट है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो पुट ऑप्शन है, क्योंकि वो सेलिंग की राइट ले रहा है। अगर खरीदने की राइट लेगा तो कॉल होगी, बेचने की राइट लेगा तो पुट होगी। एक्सरसाइज प्राइस क्या है आप बताइए, ऊपर से मैं दोबारा ऊपर कर देता हूं, आप सोच के बताइए एक्सरसाइज प्राइस क्या है। ₹4,500, क्योंकि उसके पास बेचने का हक आएगा 4,500 में। अच्छा एक्सपायरी डेट क्या है, 30 दिसंबर है, तो एक्सपायरी डेट वैसे 30 दिसंबर है। ठीक है जी,
ऑप्शन प्रीमियम क्या है? देखिए 200 रुपए वो दे रहा है उस हक को लेने के लिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं जी ₹200 इज ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम। बायर ऑफ द ऑप्शन कौन है? बायर ऑफ द ऑप्शन कौन है? बायर ऑफ द ऑप्शन कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स को नेगेटिव व्यू है, मिस्टर एक्स सोच रहे हैं। सेलर राइटर ऑफ द ऑप्शन कौन है? राइटर ऑफ द ऑप्शन कौन है? मिस्टर वाई। राइटर ऑफ द ऑप्शन कौन है? मिस्टर ए। आराम से। अंडरलाइंग एसिड क्या है? इन्फोसिस का स्टॉक। अंडरलाइंग एसिड क्या है? इन्फोसिस का स्टॉक। बेटे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैंने इस तरह से ये एग्जांपल बनाए। करंट मार्केट प्राइस मतलब T0 का प्राइस दिया हुआ 5,000 रुपए। मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल आपके मन के मेंटल ब्लॉक है जो आप सोच रहे हो मुश्किल है नहीं। मैंने एग्जांपल से क्लियर कर दिया। देखो मैंने इसके आंसर्स भी लिख दिए। वैसे अमेरिकन पुट ऑप्शन है, अमेरिकन भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज प्राइस 4,500, एक्सपायरी डेट 30th। ऑप्शन प्रीमियम 200 रुपए $100 का है, 100 शेयर का है, तो उसने 6 लिए तो 20,000 से मल्टीप्लाई करें, कोई टेंशन नहीं। बायर एक्स है, सेलर ए है, इन्फोसिस का स्टॉक है, करंट मार्केट में 5,000 है। ठीक है जी। मैं आज के लास्ट एग्जाम्पल में आ गया। आने वाले 2 मिनट इतने प्रीशियस है कि मैं क्या बताऊं आपको। अगर आपने इस केस स्टडी को, इस एग्जाम्पल को समझ लिया, तो मैंने लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग 6 केसेस ऑफ कॉल ऑप्शन। आप ये 6 केसेस से देखिए कॉल ऑप्शन के। कॉल का मतलब क्या है? राइट टू बाय। राइट टू बाय। ठीक है जी। स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरेशन दिया हुआ है। मैंने कहा ना स्पॉट प्राइस एट T0 का तो कोई यूज ही नहीं है, वो दिया हो तब भी यूजलेस इंफॉर्मेशन है। आपको स्पॉट प्राइस 3 महीने की पता होनी चाहिए और दूसरा एक्सरसाइज प्राइस पता होना चाहिए, या स्ट्राइक प्राइस एक ही बात है। मतलब इसने अलग अलग केसेस बना दिए हैं। ठीक है, जरा भी देखेंगे। आपको क्या बताना है? वेदर इट इज इन द मनी, वेदर इट इज एट द मनी और वेदर इट इज आउट द मनी। एंड आपको बस अभी ये बताना है इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। आराम से क्वेश्चन लिख लें। समझदार होंगे तो लिख लेंगे, बेवकूफ होंगे तो टाल देंगे। मर्जी आपकी है भाई साहब। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं अमेरिका, मैं लंदन। आपके बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स को क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप करें, नहीं तो डंडा मारूंगा बड़ी तेज। जो फिजिकल लेक्चर्स क्लासेस में बच्चे आते हैं उनकी मारता हूं पीछे। आपको भी मारूंगा अगर आप नहीं लिखोगे। लिखो। 6 केसेस हैं। आपको लॉजिक्स, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे इन 6 केसेस में अगर आपने समझ लिया। मैं सच कह रहा हूं, कैमरे से निकल के मारूंगा आंख के ऊपर। लिख लो। कंसिडर द फॉलोइंग 6 केसेस ऑफ कॉल ऑप्शन। स्पॉट प्राइस 80, 90, 100, 110, 120, 130। स्ट्राइक प्राइस देखिए, स्ट्राइक प्राइस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। जो प्राइस हमने लॉक कर दिया, जो प्राइस के बाद हो गई, उसको एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कह सकते हैं ना। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो आइए, मैंने इसके लिए बेटे बड़ी मेहनत की है कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए, है ना। देखो मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है और हेडिंग लिख दी। सॉल्व करेंगे साथ साथ। टेबल शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर होल्डर इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। ठीक है जी। पहला केस है, आपको मेरी बातों को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको मार्केट में वही इन्फोसिस का स्टॉक या वही स्टॉक या वही एसेट 80 रुपीज का मिल रहा है और आपको, आपके पास राइट है उसको 100 रुपए में खरीदने की, क्योंकि कॉल ऑप्शन है, आपके पास खरीदने की राइट है। आप बताइए कहां से खरीदेंगे? अगर बेवकूफ होंगे तो आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करेंगे और ऑप्शन राइटर से खरीदेंगे और 20 रुपए का लॉस आप अपनी पॉकेट से भर देंगे। इसका मतलब आप इसको देखें तो इसको हम कहते हैं, आप अगर ऑप्ट करेंगे तो 20 रुपए होगा लॉस भाई साहब, ये लो 20 रुपीज का लॉस होगा, इसलिए इसको बोलेंगे आउट द मनी। वही चीज बाजार में 90 रुपए की मिल रही है लेकिन आपके पास खरीदने का हक है 100 रुपए में। क्या आप अपना हक एक्सरसाइज करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं एक्सरसाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जेब से $10 या 10 रुपए चले जाएंगे।
आपके पास 100 रुपए की राइट है और बाजार में भी 100 रुपए की वो डॉलर रुपए की चीज मिल रही है, इसका मतलब आपको ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था ऑप्शन होल्डर यहां पर कोई भी ऑप्शन यहां पर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो रहा है। इसलिए इसका नाम है एट द मनी। ठीक है जी। अगर बाजार में वही चीज 110 रुपए की मिल रही है और आपके पास खरीदने की राइट है 100 रुपए में, आप 100 रुपीज में बाय कर सकते हैं, पर बाजार में 110 रुपए की मिल रही है तो आप अपनी राइट को एक्सरसाइज करेंगे और 10 रुपए का फायदा होगा। इसलिए इसका नाम है इन द मनी। बाजार में वही चीज 120 रुपए की मिल रही है लेकिन आपके पास खरीदने का राइट है 100 रुपए, आप एक्सरसाइज करेंगे? हाँ करेंगे और 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इन द मनी। बाजार में वही चीज स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरेशन, स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरेशन, स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरेशन इज 130 रुपीज and exercise price is 100 rupees. So you will exercise it and you will have a profit of 30 rupees. So it is in the money. बेटे आराम से करना है, लॉजिक्स क्लियर होंगे तो फिर चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो थोड़ा सोचना अलग है। अभी मैं पुट ऑप्शन का भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्यों टेंशन लेते हैं, सब कराऊंगा। बेटे जो करा रहा हूं पहले उसको अच्छी तरह से ईमानदारी से नोट करें, इसी एग्जाम्पल को 2-3 बार करें। वैसे मैंने इसका आपको जो हम स्लाइड्स देंगे इसका बेटे सोल्यूशन भी डाल दिया है, क्या बताऊं मैं, इसका सोल्यूशन भी कर दिया है। ये देखो मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया। आपको जो स्लाइड्स मिलेंगी ये देखिए, हम लेक्चर के साथ ही नीचे इसका स्लाइड भी वो भी दे रहे हैं, है ना, तो इसका सोल्यूशन भी दे दिया। देखो ये रहा, फर्स्ट केस में आउट है, सेकंड केस में आउट है, थर्ड केस में एट है, फोर्थ केस में इन है, फिफ्थ केस में इन है, सिक्स केस में इन है, और वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट कितना है, 0 0 0 10 20 30। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नई बातें करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।